हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट किया जा रहा है, जो कि समसामयिकी वार्षिक घटनाओं का संकलन है, जो कि 1 जनवरी 2023 से 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। यह जो सीरीज है आपके आगामी एग्जाम आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी और भी अन्य एग्जाम जो हैं उन सब के लिए यह मैगजीन जो है वह काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसके अंतर्गत हमने अभी तक कंप्लीट किया हुआ है किस किस पार्ट को। पहला तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया। इसका जो पहला मेजर टॉपिक था उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया। अभी जो दूसरा पार्ट आ रहा है वह है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट को, मतलब कि इसमें भाग 1, 2, 3, 4, 5 दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के। इसके अंतर्गत जो पहला कंप्लीट किया हुआ है, पहला हमने अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन का कंप्लीट कर लिया है। जो आज का हमारा दूसरा है वह अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से रिलेटेड है, जो कि इसके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत पार्ट बी आता है। आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का पार्ट है इसको हम पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। यह आपका पार्ट सेकेंड है और पार्ट थर्ड में आपके जो इसके अंतर्गत CDE है उनको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक को, जिसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है गरबा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो गरबा को अमूर्त मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में इसको संदर्भित किया गया। अब इसमें सबसे पहले तो जानते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है और मूर्त विरासत क्या होती है। पहले इसके डिफरेंसेस को जानेंगे, फिर उसकी अमूर्त विरासत के संदर्भ में गरबा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इससे संबंधित घटनाक्रम रहा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत ऐसी परंपराएं सम्मिलित होती हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता और जिन्हें हम पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। वैसी विरासतें जो हम परंपराओं के रूप में सम्मिलित होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वह अपने पूर्वजों से हमें प्राप्त होती हैं। और मूर्त सांस्कृतिक विरासतें क्या होती हैं? वह ऐसी विरासतें होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, उनका साक्षात देखी जा सकती है, जैसे कला वस्तुएं इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। जैसे स्थापत्य कला हुआ, मूर्ति हुई, चित्र हुए इत्यादि को हम देख सकते हैं, तो वह मूर्त है। और जो नहीं देख सकते वह अमूर्त है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में केवल जो आपके पूर्वज हैं उनसे प्राप्त परंपरा ही शामिल नहीं होती, उसके अंतर्गत ऐसी समकालीन ग्रामीण एवं शहरी परंपराएं भी शामिल होती हैं जिनमें विविध सांस्कृतिक समूह प्रतिभाग भी शामिल होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए तो इससे संबंधित तथ्यों को जानते हैं कि अभी हाल ही में गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, तो इसके संदर्भ में पूरी डिटेल को जानते हैं। पहला आता है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ यूनेस्को पूरा सेफ गाइडिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की 18वीं वार्षिक बैठक 5 से 8 दिसंबर 2023 के मध्य कसाने बोत्सवाना में यह संपन्न हुई है। इस बैठक के दौरान 51 नई विरासतों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है और इस प्रकार अब तक यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 140 देशों की कुल 693 विरासतें शामिल हो गई हैं। 51 नई विरासतों में से 45 को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया, जबकि 6 विरासतों को अविलंब संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। इस वार्षिक बैठक के दौरान गुजरात के गरबा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। गरबा भारत की 15वीं ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है जिसे यूनेस्को की इस सूची में शामिल किया गया। तो जो भारत की 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है वह कौन सी बन गई है? गरबा को बना दिया गया। चलिए तो गरबा के बारे में डिटेल में जानते हैं कि गरबा के संदर्भ में देखा जाए कि गरबा एक अनुष्ठानिक और एक भक्तिपूर्ण नृत्य है जो हिंदू त्योहारों में नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबो या गरबा शब्द की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत शब्द गर्भदीप से हुई है और गोलाकार छेद वाले एक मटके को गरबे के नाम से भी जाना जाता है। यह मटका मानव शरीर का प्रतीक है और उसके अंदर जलता हुआ दीपक दिव्य आत्मा का प्रतीक होता है। तो यह गरबा के संदर्भ में ये प्रमुख है, इसके बारे में है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसका कहाँ पे शब्दार्थिक अर्थ किससे निकला हुआ है, इनके संदर्भ में आता है। गरबों की स्थापना के संदर्भ में जाने कि माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इनके चारों की तरफ घूम घूम के नृत्य किया जाता है और इस नृत्य को गरबा कहा जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो वर्तमान में भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य बनाया हुआ है और 24 सदस्यीय समिति में भारत का चुनाव वर्ष 2022 के 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया गया था।
चलिए तो जानते हैं भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के बारे में, जो कि अभी प्रेजेंट में 15 हो गई है। 15वीं गरबा को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत पहली परंपरा आती है रामलीला। रामलीला में रामायण की परंपरागत प्रस्तुति, जो कि 2008 में शामिल की गई थी। दूसरी आती है वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, जो कि 2008 में शामिल हुई थी। तीसरी आती है कुटियाट्टम, जो कि संस्कृत नाटक काल है, जो 2008 में शामिल हुई थी। तो 2008 में 3 शामिल हुई थी, रामलीला, वैदिक मंत्रोच्चार और कुटियाट्टम। फिर आता है रंगमंच, जो कि गढ़वाल हिमालय की धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानिक संघ रंगमंच है, जो 2009 में आया था। मुट्टियट्टम, जो केरल की अनुष्ठानिक रंगमंच या नृत्य है, जो कि 2010 में आया था। कालबेलिया, राजस्थान का लोकगीत और नृत्य, जो कि 2010 में शामिल किया गया था। छऊ नृत्य को भी 2010 में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है, जो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। फिर आता है लद्दाख के बौद्ध मंत्रोच्चार, 2012 में शामिल किए गए, जिसमें जम्मू और कश्मीर में पवित्र बौद्ध स्थलों का पाठ ये लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संकीर्तन को मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन और ढोल वादन एवं नृत्य 2013 में शामिल किया गया। पंजाब के जंडियाल गुरु के ढटेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्पकला को 2014 में शामिल किया गया। योग को 2016 में शामिल किया गया। नवरोज को नववर्ष के उत्सव में आयोजन 2016 में किया गया। कुंभ मेला को 2017 में, कोलकाता की दुर्गा पूजा को 2021 में और गुजरात की गरबा को 2023 में शामिल किया गया। तो इसके संदर्भ में हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों के संदर्भ में। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के बारे में। चलिए तो इसके अंतर्गत जानते हैं कि इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसका प्रारंभ कब से हुआ था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति को पारदर्शिता बढ़ाने का एक स्वतंत्र साधन है। यह विभिन्न देशों की जलवायु संरक्षण संबंधी प्रयासों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है और इस सूचकांक का प्रकाशन वार्षिक रूप से वर्ष 2005 से किया जा रहा है। इस सूचकांक के अंतर्गत 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। ईयू तथा 63 अन्य देशों के संयुक्त रूप से विश्व के 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए यह उत्तरदायी है और यह सूचकांक श्रेणियों में 4 श्रेणियों और 14 संकेतकों में विभाजित है। चलिए तो जानते हैं 4 श्रेणी कौन कौन सी, जिसके अंतर्गत पहली श्रेणी आती है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जिसमें कुल स्कोर 40% है। दूसरी आती है नवीनीकरण ऊर्जा, जिसमें कुल स्कोर 20% है। तीसरी आती है ऊर्जा उपयोग, जिसमें कुल स्कोर 20% और चौथी आती है जलवायु नीति, जिसमें कुल स्कोर 20% का आता है। अब आता है इसके संदर्भ में कि तथ्यों को देखा जाए कि पहला आता है कि 8 दिसंबर 2023 को COP28 के दौरान जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल तथा न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 को जारी किया गया। यह सूचकांक इसका 19वां संस्करण है। CCPI 2024 में 3 शीर्ष स्थानों में कोई भी अपना स्थान नहीं बना सका है। शीर्ष 3 स्थानों पर किसी भी देश को इसलिए नहीं स्थान दिया गया है क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी किसी देश द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरनाक प्रभावों की रोकथाम हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। कोई भी देश वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अंतर्गत रखने के लिए अग्रसर नहीं हुआ, अतः किसी भी देश के लिए अत्यधिक उच्च रेटिंग प्राप्त नहीं हुई है। अब आता है कि डेनमार्क ने CCPI में 2024 में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है और रैंक के रूप में चौथे स्थान हासिल किया है। और सऊदी अरब ने सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त किया है, जो कि 67वां है। इसमें 66 देश और एक यूरोपीय संघ है, जिसमें 67वां स्थान सऊदी अरब का आया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश चीन पिछले साल 91वें स्थान पर था और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश अमेरिका 2024 में 97वें स्थान पर रहा है। CCPI 2024 में 3 G20 सदस्य यथा भारत 7वें, जर्मनी 14वें, यूरोपीय संघ 16वें उच्च प्रदर्शन करने वाले देशों एवं क्षेत्रों में शामिल हो गया है। अब आता है कि विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के 75% से अधिक उत्सर्जनों के लिए G20 देश जिम्मेदार है। चलिए तो इसमें शीर्ष देशों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से शीर्ष देश है, जिसमें पहली रैंक 4th नंबर पर आपका डेनमार्क है। फिर आता है आपका 5th नंबर पर एस्टोनिया, फिर 6 नंबर पर फिलीपींस, 7 नंबर पर भारत का स्थान है। और आपको भारत का याद कर लेना हो, पहला वाला याद कर लेना है कि डेनमार्क 4th नंबर पर है। पहली दूसरी तीसरी रैंक डिसाइड नहीं की गई है। और फिर आता है 8 नंबर पर नीदरलैंड, 9 नंबर पर मोरक्को, 10 नंबर पर स्वीडन आता है। अब आता है ब्रिक्स देशों की स्थिति को देखा जाए तो इसमें भारत 7वें नंबर पर है और 23वें नंबर पर ब्राजील और 45 नंबर पर दक्षिण अफ्रीका। चीन आया है 51 नंबर पर और 63वें नंबर पर रूस का स्थान आया हुआ है। और अंतिम 5 देशों में देखा जाए तो 67 नंबर पर सऊदी अरब, 66 पर ईरान, 65 पर UAE और 64 पर दक्षिण कोरिया और 63 पर रूस का स्थान आता है।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 2024 में भारत को 7वां स्कोर प्राप्त हुआ है, जिसमें से स्कोर आपका 70.25 है। और इस सूचकांक में 4 श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन निम्नवत रहा है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के में उसकी रैंकिंग 9वीं रही है, नवीनीकरण ऊर्जा में 37वीं, ऊर्जा उपयोग में 10वीं और जलवायु नीति में 10वीं रैंक रही है। अब आता है कि इसके अंतर्गत और भी इस श्रेणी, जैसे विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुछ देशों के नाम दिए गए हैं, जैसे 4 जो श्रेणी दिए गई हैं, जिसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसों में आता है फिलीपींस 6 स्थान पर है, जिसने 4th रैंक प्राप्त की है। नवीनीकरण ऊर्जा में नॉर्वे जो कि 3रे स्थान पर है, ऊर्जा उपयोग में फिलीपींस जो कि 4th नंबर पर है, और जलवायु नीति में नीदरलैंड जो कि 4थे नंबर पर आता है। तो ये विभिन्न अन्य देश है। अभी हमने भारत के संदर्भ में देखा और ये अन्य देशों के संदर्भ में कि कौन सा किस रैंक किसको दी गई है। अब आता है आपका नेक्स्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 के बारे में। वर्ष 1923 में स्थापित टाइम पत्रिका द्वारा 1927 में प्रतिवर्ष पर्सन ऑफ द ईयर का चुनाव किया गया। वर्ष 1927 में पहला पर्सन ऑफ द ईयर तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मैन ऑफ द ईयर चार्ल्स लिंडबर्ग द्वारा चुना गया था। इस पत्रिका के संपादकों द्वारा किसी वर्ष के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में ऐसे व्यक्ति समूह या विचार का चयन किया जाता है जिसने पूरे वर्ष के दौरान विश्व को सकारात्मक रूप से सर्वाधिक प्रभावित किया है। भारत की तरफ से महात्मा गांधी पहले व एकमात्र भारतीय रहे जिन्होंने 1930 की टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि 2014 और 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन रीडर्स पोल के विजेता भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया है। अन्य संबंधित तथ्यों में देखा जाए कि इसके अंतर्गत पहला आता है कि 6 दिसंबर 2023 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2023 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई है, जिसमें 2023 की प्रख्यात अमेरिकी गायिका या गीतकार टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया है। तो 2023 के पर्सन ऑफ द ईयर कौन रही है? टेलर स्विफ्ट। वर्ष 2017 में टाइम पत्रिका ने द साइलेंस ब्रेकर नामक समूह को पर्सन ऑफ द ईयर से संबोधित किया था, जिसमें पत्रिका के कवर पेज में शामिल महिलाओं में टेलर स्विफ्ट को भी स्थान दिया गया था। द साइलेंस ब्रेकर समूह ऐसे लोगों का एक प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने अपने साथ हुए यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाई, और इस प्रकार टेलर स्विफ्ट टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के कवर पेज को 2 बार स्थान पाने वाली प्रथम महिला बन गई है। साथ ही कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों हेतु टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित होने पर प्रथम व्यक्ति भी यह बन गई हैं। और टाइम पत्रिका द्वारा अन्य प्रमुख श्रेणियों में घोषित की गई, जिसमें सीईओ ऑफ द ईयर सैम ऑल्टमैन, एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एलेक्स नेविल रहे हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक कि नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र के बारे में। कि नदी डॉल्फिन को पूरी तरह से जलीय स्तनधारियों का एक समूह है जिसे विशेष रूप से मीठे पानी या खारे पानी में पाया जाता है। वर्तमान में विश्व में नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां होती हैं जो विश्व के प्रमुख नदी तंत्रों में पाई जाती है। इन 6 जीवित प्रजातियों में अमेजन नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, इरावदी नदी डॉल्फिन, तुकुजी नदी डॉल्फिन, यांगत्से फिनलेस प्रोपाइलिस डॉल्फिन और विश्व की 7वीं नदी डॉल्फिन की प्रजाति बेजी या चीन नदी डॉल्फिन कहा जाता है को वर्ष 2006 में विलुप्त घोषित कर दिया गया है। तो प्रेजेंट में विश्व में 6 नदी डॉल्फिन पाई जाती हो, जिसमें जो 7वीं है वह विलुप्त हो गई है। अब आता है इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो 24 अक्टूबर 2023 को एशिया और दक्षिण अमेरिका में 11 देशों ने विश्व की नदी डॉल्फिन में 6 जीवित प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कोलंबिया की राजधानी बागोटा में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन वाई 2030 के अंतर्गत हस्ताक्षरता देश में, जिसमें बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राजील, कंबोडिया, भारत, कोलंबिया, इक्वाडोर, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल है। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन का मुख्य उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिनों की संख्या में हो रही गिरावट को रोकना है और उनकी आबादी में वृद्धि करना है, तो इसका ये मुख्य उद्देश्य है। अब आता है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग को ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों पर प्रकाश डालती है और इस रैंकिंग के तहत संस्थानों का मूल्यांकन 11 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इन संकेतकों के अंतर्गत स्मरणीय तथ्य को देखा जाए कि 8 नवंबर 2023 को QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 को जारी किया गया है और यह रैंकिंग का 16वां संस्करण है और इस वर्ष में रैंकिंग की 25 देशों और क्षेत्रों की कुल 856 संस्थानों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के 148 और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 30 अधिक है। पिछले वर्ष भारत में कुल 118 विश्वविद्यालय इस रैंक में शामिल थे और चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी एशिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में
इसका नाम रहा है। और शीर्ष 3 विश्वविद्यालय को देखें तो पहली आती है आपका पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि आपके चीन की मुख्य भूमि में है। फिर आता है हांगकांग विश्वविद्यालय, हांगकांग SAR में है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे नंबर पर आती है। अब आता है कि वर्ष 2024 में शीर्ष शामिल भारतीय विश्वविद्यालय, जिसमें 40वें नंबर पर आता है आपका IIT बॉम्बे, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर आता है 46 नंबर पर IIT दिल्ली, नई दिल्ली में है। और 53 नंबर पर आया है IIT मद्रास, जो कि चेन्नई में है। 58 नंबर पर IISc बेंगलुरु कर्नाटक। 59 नंबर पर IIT खड़गपुर और 63 नंबर पर IIT कानपुर और 94 नंबर पर दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम आता है। अब आता है रूस CFE संधि से बाहर हो गया। CFE संधि के संदर्भ में सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं, फिर उससे संबंधित तथ्यों को जानेंगे कि क्या कारण रहा है कि यह इस संधि से बाहर हो गया। CFE संधि का पूर्ण रूप ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप है, जो कि यूरोप में पारंपरिक शस्त्रों बलों पर एक संधि होती है। 19 नवंबर 1990 को पेरिस यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों को संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि 9 नवंबर 1992 को लागू हुई थी। CFE संधि एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे उन राष्ट्रों द्वारा सम्मान किया गया है जो उन समय नाटो या वार्सा संधि के सदस्य रहे हैं। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है कि इस संधि का उद्देश्य उपयुक्त दोनों देशों में सैन्य राजनीतिक गठबंधनों की सदस्य राष्ट्रों में पारस्परिक सशस्त्र बलों के मध्य संतुलन को सुनिश्चित करना है। और इस संधि के माध्यम से इन राष्ट्रों में सशस्त्र बलों के पारंपरिक हथियारों और उपकरणों की संख्या को सीमित किया गया। और यह संधि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की एक सुरक्षित और स्थिर संतुलन स्थापित करने की डिजाइन की गई थी। संबंधित तथ्यों को देखा जाए, पहला आता है कि 7 नवंबर 2023 को रूस औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से बाहर हो गया है। और जून 2023 में रूस ने CFE संधि से बाहर होने के अपने निर्णय के संदर्भ में इस संधि में डिपोजिटरी या नीदरलैंड और अन्य पक्षकार देशों को अधिसूचित किया हुआ है। रूस के बाहर होने की प्रतिक्रिया स्वरूप नाटो ने नवंबर 2023 में CFE संधि के निलंबन का भी निर्णय लिया हुआ है। CFE संधि से बाहर होने का रूसी निर्णय यूरो अटलांटिक सुरक्षा से प्रभावित करेगा। CFE संधि ने यूरोप में पारंपरिक सैन्य उपकरणों की 5 श्रेणियां हैं, जिसमें टैंक, बख्तरबंद, युद्धक वाहन, तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तथा लड़ाकू विमान पर सीमाएं निर्धारित कर दी थी। शीत युद्ध काल में अंतिम वर्षों में हुई यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि को यूरोपीय सुरक्षा की आधारशिला के रूप में जाना जाता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, ग्वालियर और कोझिकोड UCCN में शामिल। चलिए तो सबसे पहले तो जानते हैं UCCN होता क्या है, उसके बाद उसके संबंधित तथ्यों को जानेंगे। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क, जिसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क या UCC के सृजन वर्ष 2004 में ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, जिन्होंने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय स्तर पर सतत विकास के लिए एक रणनीतिक घटक के रूप में रचनात्मकता को मान्यता प्रदान की थी। यूनेस्को के रचनात्मक शहरों को नेटवर्क में जिन 7 रचनात्मक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया है, उसमें शिल्प एवं लोक कलाएं, मीडिया आर्ट, फिल्म डिजाइन, पाक कला तथा साहित्य एवं संगीत आते हैं। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस के अवसर पर 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल कर लिया है। और यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने इस 55 नए शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों का दर्जा प्रदान किया हुआ है। इन नए शहरों को शामिल कर लिए जाने के बाद अब विश्व में कुल 100 से अधिक देशों में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल शहरों की कुल संख्या 350 पहुंच गई है। जिन 55 शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है, उसमें 2 भारतीय शहर शामिल हैं। ये 2 भारतीय शहर आते हैं, कोझिकोड, ग्वालियर आता है। ग्वालियर को संगीत के क्षेत्र में, जबकि कोझिकोड को साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के रूप में शामिल किया गया। इसके पूर्व वर्ष 2015 में जयपुर के शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में, वाराणसी को संगीत के क्षेत्र में और 2017 में चेन्नई को संगीत के क्षेत्र में, 2019 में मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में और हैदराबाद को पाक एवं कला के क्षेत्र में, वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला की श्रेणी में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किए जाने के बाद अब यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में भारतीय शहरों की कुल संख्या 8 हो गई है। तो टोटल संख्या कितनी हो गई है? 8। ग्वालियर के बारे में जानें कि ग्वालियर मध्य प्रदेश शहर को यूनेस्को के संगीत के शहर के रूप में जाना जाता है। यूनेस्को ने संगीत के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। ग्वालियर की यह ख्याति संगीत के क्षेत्र में दिग्गजों यथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के कारण स्थापित हुई है।
कोझिकोड केरल को यूनेस्को ने साहित्य के शहर के रूप में मान्यता प्रदान की है। साहित्य के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला यह प्रथम भारतीय शहर बन गया। कोझिकोड वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का स्थायी आयोजन स्थल भी रहा है। अब आता है इजराइल फिलिस्तीन विवाद के बारे में। इजराइल फिलिस्तीन विवाद में अवस्थित जेरूसलेम की समस्या इजराइल फिलिस्तीन विवाद संबंधी बुनियादी समस्याओं में से एक है, जिसमें इस्लाम, ईसाई, यहूदी धर्मों के इस क्षेत्र से संबंधित अपने अपने दावे हैं। वर्ष 1948 से 49 के बीच में इजराइल अरब युद्ध में इजराइल के पश्चिमी यरूशलेम जबकि जॉर्डन के पूर्वी यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था, और वर्ष 1967 तक आते आते इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को जॉर्डन से छीन लिया। इजराइल ने पूरे यरूशलेम को पवित्र राजधानी के रूप में मानता है, और जबकि फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानता है। मूल फिलिस्तीनी मुख्य रूप से गाजा पट्टी तथा वेस्ट बैंक में निवास करते हैं, और वर्तमान में गाजा पट्टी पर हमास नामक सैन्य संगठन का शासन है। फिलिस्तीन की मांग है कि इजराइल अपनी सीमा को वर्ष 1967 की पूर्व स्थिति में ले आए और इजराइल अपनी विस्तारवादी प्रवृत्ति छोड़े और पूर्वी यरूशलेम स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी बने। तो इसके संदर्भ में है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए कि 7 अक्टूबर 2023 को उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। फिर हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कहा गया। इस ऑपरेशन के बारे में नाम पूछने की आशंका है। इस ऑपरेशन को सांकेतिक अर्थ इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद के पर की गई इजरायली बर्बरता का उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य गाजा की 15 वर्षों की इजरायली नाकेबंदी को खत्म करना भी है, और इसके प्रत्युत्तर में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नामक अभियान भी चलाया हुआ है। और 7 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की निर्बाध पहुंच तथा इजराइल हमास संघर्ष को रोकने हेतु एक प्रस्ताव को पारित किया था, और इस प्रस्ताव के समर्थन में कुल 120 देशों ने मतदान किया था, जबकि 14 देश इसके विरोध में थे। 45 देश मतदान के समय अनुपस्थित रहे, और इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले देशों में इजराइल एवं अमेरिका शामिल थे। भारत इजराइल फिलिस्तीन क्षेत्र में 2 स्टेट थ्योरी का समर्थन करता है, और इसमें एक स्वतंत्र संप्रभु फिलिस्तीन का पक्ष समाहित है। हमास इजराइल संघर्ष में भारत के विदेश मंत्रालय ने अक्टूबर 2023 में अपने पुराने रुख को दोहराते हुए 2 स्टेट्स थ्योरी का भी समर्थन किया हुआ है। हमास इजराइल संघर्ष के चलते भारत सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2023 को इजराइल से भारत के नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन अजय का शुभारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन अजय कौन सा है कि इजराइल से लोगों को निकालने के लिए, भारत के नागरिकों को। इस युद्ध के दौरान 24 से 30 नवंबर 2030 के मध्य इजराइल एवं हमास के नेतृत्व में फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह के बीच अस्थायी युद्ध विराम को भी लागू किया गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट धोर्डो के बारे में, जो कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बन गया है। कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन की एक पहल है। इस पहल को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह पहल UNWTO के ग्रामीण विकास पर्यटन के लिए विकास के पर्यटन कार्यक्रम का एक अंग है। इस पहल के अंतर्गत उन गायों को मान्यता प्रदान की जाती है जो पर्यटन को अपने विकास एवं कल्याण के सुदृढ़ संचालक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अंतर्गत तथ्यों को देखा जाए तो UNWTO की महासभा UNWTO जनरल असेंबली का 25वां सत्र 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ था। इस सत्र के दौरान 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2021 में जारी की गई यह आंकड़े के अंतर्गत यह इसका तीसरा संस्करण। इसमें कुल वैश्विक 54 गांवों को वर्ष 2023 हेतु सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों का दर्जा मिला, जिसमें 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में भारत का धोर्डो गांव भी शामिल है। चलिए तो जानते हैं धोर्डो गांव के बारे में कि यह गांव कहाँ पर स्थित है। धोर्डो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कच्छ के महान रण में स्थित धोर्डो वार्षिक रण उत्सव के आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। रण उत्सव कच्छ गुजरात में आयोजित होने वाला एक ऐसा सांस्कृतिक उत्सव है जो देश की या क्षेत्र की पारंपरिक कला, संगीत एवं शिल्प का प्रदर्शन करता है। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत प्रथम पर्यटन कार्य समूह की बैठक में धोर्डो को ही आयोजित की गई थी, इसके संदर्भ में आता है। और अब तक UNWTO द्वारा भारत में 2 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया जा चुका है, जिसमें धोर्डो को वर्ष 2023 के लिए और इसके पूर्व वर्ष 2021 में पोचमपल्ली तेलंगाना को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया था। पोचमपल्ली जो है वह यहाँ की उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के एक सिल्क शहर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है। वर्ष 2023 में भारत के मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, को UNWTO ने
सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव अपग्रेड कार्यक्रम की सूची में शामिल किया है और इसके पूर्व वर्ष 2022 में खोनोमा कोहिमा नागालैंड का चयन अपग्रेड कार्यक्रम में भाग ले लिया गया था। ऐसे गांव जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के मानकों को पूरा नहीं करते और उन्हें UNWTO अपग्रेड कार्यक्रम के माध्यम से मान्यता मानदंडों को पूरा करने की सहायता प्रदान की जाती है, तो इसके अंतर्गत ही आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि को जानें कि वैश्विक पेंशन सूचकांक जो है वह मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज या मोनास यूनिवर्सिटी स्थित मोनास बिजनेस स्कूल का एक अंग और मर्सर के सहयोग से CFA संस्थान जो कि निवेश क्षेत्र में पेशेवरों को वैश्विक संघ द्वारा प्रायोजित एक सर्वेक्षण होता है, जिसे वर्ष 2023 के सूचकांक में विश्व भर के 47 वैश्विक पेंशन प्रणालियों जिसमें राष्ट्रों को एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन में प्रस्तुत किया गया। इससे संबंधित तथ्य को देखा जाए तो 17 अक्टूबर 2023 को मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 को जारी किया गया। इस सूचकांक का 15वां संस्करण है यह। इसे वर्ष 2023 के अनुसार नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, इजराइल की सेवानिवृत्त आय प्रणालियाँ विश्व में सर्वश्रेष्ठ रही हैं। इसके अंतर्गत इसमें देखें कि इसके शीर्ष 3 देशों में आता है। पहले नंबर पर नीदरलैंड, दूसरे नंबर पर आइसलैंड और तीसरे नंबर पर डेनमार्क आता है। MCGPI 2023 में भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसके अंतर्गत अब भारत की रैंकिंग को देखा जाए तो भारत 41वें स्थान पर रहा था वर्ष 2022 में। अब आता है वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के बारे में। वैश्विक भूख सूचकांक को एक ऐसी युक्ति होती है जो कि वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर भुखमरी की गणना एवं उसकी वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए डिजाइन की जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक के अंतर्गत 4 संकेतक होते हैं, जिसमें पहला आता है अल्पपोषण, दूसरा बाल दुबलापन, तीसरा बाल ठिगनापन, चौथा आता है बाल मृत्यु दर। इनके आधार पर यह रिपोर्ट जो होती है वह तैयार की जाती है। वैश्विक भूख सूचकांक में 100 आधार बिंदुओं के पैमाने को तैयार किया जाता है, जिसमें 0 जो होता है वह सबसे अच्छा शून्य स्कोर माना जाता है, जबकि 100 जो होता है वह सबसे खराब स्कोर होता है। यदि किसी देश का GHI स्कोर 0 है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कोई भूखा नहीं है, जबकि GHI स्कोर अगर 100 है तो इसका तात्पर्य होता है कि उन देशों में सभी भुखमरी की स्थिति में है। इन दोनों की स्थितियां व्यवहार में नहीं पाई जाती हैं और व्यवहार में 0 से 100 के बीच की स्थिति पाई जाती है। इस सूचकांक में GHI स्कोर के 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिसके आधार पर किसी देश की भुखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला स्कोर आता है जो 9.9 या उससे कम स्कोर का होता है, जिसे निम्न कहा जाता है। जो 10 से 19.9 स्कोर में होता है वह मध्यम के अंतर्गत आता है। जो 20 से 34.9 के अंतर्गत आता है वह गंभीर के अंतर्गत आता है। जो 35 से 49.9 के अंतर्गत आता है वह भयावह स्थिति में होता है। जो 50 से उससे अधिक स्कोर में होता है वह भुखमरी की चरम भयावह की स्थिति में आता है। तो इसके अंतर्गत इसकी ये प्रमुख श्रेणियां हैं। फिर आता है कि इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए कि 12 अक्टूबर 2023 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड बेल्ट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूख सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यह जो संस्करण है वह अभी का 18वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को खाद्य प्रणालियों को आकार देने और युवाओं में की शक्ति पर केंद्रित इसका ये विषय है कि द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। इस सूचकांक के बारे में जानें कि इस सूचकांक में 125 देशों ने भाग लिया है, जिसमें वैश्विक GHI स्कोर 18.3 रहा है, जो कि भुखमरी की मध्यम स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2023 में दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा का GHI स्कोर सर्वाधिक रहा। दक्षिण एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ सहारा दोनों का GHI स्कोर 27 है और ये स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। क्षेत्रीय दृष्टि में वर्ष 2023 में यूरोप एवं मध्य एशिया का GHI स्कोर न्यूनतम 6.1 है, जो यहाँ की भुखमरी की निम्न स्थिति को प्रदर्शित करता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोई भी देश भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में नहीं है, जबकि 9 देश जो हैं वह भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। 9 देशों में से 6 देश आते हैं जिनमें मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लेसोथो, मेडागास्कर, नाइजर एवं यमन को उनके 2023 के GHI स्कोर के आधार पर भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया, जबकि 3 अन्य जो देश हैं जिनमें बुरुंडी, सोमालिया, दक्षिण सूडान के उपलब्ध आंकड़ों में अपर्याप्त होने के कारण उन्हें GHI स्कोर की गणना नहीं की जा सकी और उन्हें अन्य ज्ञात कारकों के आधार पर अनंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया। अब आता है
जीएचआई 2023 के अनुसार वर्ष 2020 से 22 की अवधि में मेडागास्कर में अल्प पोषण की दर सर्वाधिक रही है, जो कि 51.0% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में 18.7% दर्ज किए गए हैं और वर्ष 2018 से 22 की अवधि में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिंगनापन के मामले बुरुंडी में सर्वाधिक रहे हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर नाइजर में 11.5% है, जो कि सर्वाधिक है। और वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में 20 ऐसे देश शामिल हैं जिनका जीएचआई स्कोर 5 से भी कम है। इन देशों में अलग अलग व्यक्तिगत रैंक प्रदान की गई है, जिसमें सामूहिक रूप से 1 से 20 रैंक की सूचीबद्ध किया गया है और इन 20 देशों में चिली, चीन, क्रोएशिया, कुवैत, लातविया, सर्बिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात आदि शामिल होते हैं। उज्बेकिस्तान इस सूचकांक में 21वें स्थान को प्राप्त किए हुए है। अब आता है आपका कि इसमें रैंक को देखें कि ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति को देख लेते हैं कि भारत की स्थिति जो आती है वह 111वें स्थान पर है, जिसमें ब्रिक्स देशों में पहले नंबर पर आता है ब्राज़ील, दूसरे पर रूस, तीसरे पर भारत, चौथे पर चीन और 7वें पर जो 5वें पर आता है दक्षिण अफ्रीका। अब आता है आपका जीएचआई स्कोर जो कि अंतिम रूप से, जिसमें 125वें स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य आता है, 124 में मेडागास्कर और 123 में यमन आता है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक जो है वह 111वीं है, जिसमें स्कोर 28.7 है और जीएचआई 2023 में भारत का स्कोर यहाँ की भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब आता है नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। 21 अक्टूबर 1883 को स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में वर्ष 1901 से प्रदान किया जा रहा है और अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 68 को 2000 नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश रिक्सबैंक, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, ने वर्ष 1968 में की हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में क्या है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? जो कि नोबेल पुरस्कार के संस्थापक हैं स्वीडिश आविष्कारक एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है, जो 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार को जो 1901 में प्रदान किए जाने की जो घोषणा हुई थी, तब यह भौतिकी, रसायन और साहित्य एवं शांति के क्षेत्र में दिया जाता था और 1968 में इसे स्वीडिश रिक्सबैंक, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, उसके द्वारा 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल प्राइज की स्थापना की शुरुआत भी की गई थी। तो वर्तमान में अभी 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज पहली बार वर्ष 1959 में दिया गया और इसी क्रम में अक्टूबर 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार को घोषणा की गई। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023। 9 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम, स्वीडन में स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2023 हेतु अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 को दिए घोषणा की गई है। यह पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डन को प्रदान किया जाएगा। क्लॉडिया गोल्डन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला है। तो अब ये तीसरी महिला है, तो इसके अंतर्गत ये भी आता होगा कि पहली और दूसरी कौन है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपकी पहली जो महिला है, जिन्हें वर्ष 2009 में एलिनोर ऑस्ट्रम को दिया गया था और 2019 में एस्थर डब्लो को यह पुरस्कार जीत चुकी है और 2023 में कौन है, क्लॉडिया गोल्डन। अब आता है कि क्लॉडिया गोल्डन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की पहली ऐसी महिला विजेता है जिन्होंने पुरस्कार अकेले जीता है, मतलब कि सोलो इन्होंने पहली बार जीता है। और पहली 2 महिला विजेताओं ने जो पुरस्कार जीता हुआ था उसमें वह संयुक्त रूप से जीती हुई थी। क्लॉडिया गोल्डन अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं अमेरिका की हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। उन्होंने महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और उन्होंने कई सदियों की अवधि में महिलाओं की आय एवं श्रम बाजार में उनकी भागीदारी के संबंधित प्रथम व्यापक विवरण प्रदान किया है। वर्ष 1990 में उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप इन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वीमेन। इसके अंतर्गत वर्ष 2021 में प्रकाशित अपनी पुस्तक करियर एंड फैमिली में उन्होंने लैंगिक आय अंतराल को समाप्त करने में महिलाओं की शताब्दियों लंबी यात्रा का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया हुआ था। अब आता है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के बारे में।
6 अक्टूबर 2023 को ओस्लो नॉर्वे में स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकारी कार्यकर्त्री और स्वतंत्रता सेनानी है और उनको नोबेल पुरस्कार की घोषणा के समय वह नरगिस कैद में थी। उल्लेखनीय है कि वो नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली विश्व की 19वीं और ईरान की दूसरी महिला है और इससे पूर्व 2003 में ईरान की शिरीन एबादी को नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम ईरानी महिला बनी हुई थी। अब आता है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में कि 5 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जॉन ओलाव फ्रासे को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनके अभिनव, नाटक एवं गद्य के लिए प्रदान किया जाता है जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं। अब आता है आपका कि नॉर्वेजियन नॉर्स को के अंतर्गत देखा जाए तो नॉर्वेजियन भाषा के एक साहित्यिक रूप में लिखी गई है और उन्हें विभिन्न शैलियों में उनकी विशाल कृतियों, नाटकों, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की पुस्तकें और अनुवाद इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल है। वर्ष 1983 में उनका प्रथम उपन्यास राउट्स स्वार्ड अर्थात रेड ब्लैक प्रकाशित हुआ था। जॉन फॉसी ने जिस शैली में उनके उपन्यास लिखे उन्हें फॉसी मिनिमलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में कि 4 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2023 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया जिसके अंतर्गत पहले वैज्ञानिक आते हैं मोजी जी बावंडे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। दूसरे आते हैं लुईस ई ब्रूस, कोलंबिया विश्वविद्यालय। फिर आता है तीसरे आते हैं एलेक्सी आई एकिमोव, एनुक्रिस्टस टेक्नोलॉजी इंक अमेरिका। इसके अंतर्गत ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें ऐसे संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इन तीनों पुरस्कारों में क्वांटम डॉट्स की खोज तथा संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया। यह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से एकिनो और ब्रूस ने क्वांटम डॉट्स के निर्माण में सफलता प्राप्त की है जबकि बॉबंडी ने इनके रासायनिक उत्पादन में क्रांति लाई है। संयुक्त रूप से इन तीनों वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बीज का रोपण किया है। क्वांटम डॉट्स नैनोमीटर का आकार के अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं। क्वांटम डॉट्स में कई आकर्षक और असाधारण प्रकाशिक गुण भी होते हैं जो इस सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आकार के आधार पर उनके अलग अलग रंग के होते हैं। आकार में परिवर्तन के द्वारा क्वांटम डॉट्स के गुणों में भी परिवर्तन किया जाता है और क्वांटम डॉट्स का प्रयोग वर्तमान में QLED तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटर या टेलीविजन स्क्रीन को प्रकाशित करने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग LED लैंप में भी किया जाता है। साथ ही ये रोगी के शरीर में ट्यूमर वाले ऊतकों को हटाने में अपनी स्वच्छ प्रकाश में चिकित्सकों का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट भौतिकी विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। ये 3 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2023 हेतु नोबेल विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत आता है कि इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया जिसमें पहले वैज्ञानिक आते हैं पेरे एगोस्टिनी जो कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से हैं। दूसरे आते हैं फेरेंक क्राउस जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जो कि जर्मनी से है। फिर तीसरा आता है एनी एल व्हीलियर जो कि लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन में स्थित है। इनमें से ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें संयुक्त रूप से यह प्राइज प्रदान किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को उनके यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन तथा प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज करने के लिए प्रदान किया गया। इस वर्ष के भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने ऐसे प्रयोग संचालित किए हैं जिन्हें एटोसेकेंड भौतिकी नामक एक नए क्षेत्र में अनुसंधान के द्वार खोल दिए हैं। एटोसेकेंड भौतिकी वैज्ञानिकों को अति सूक्ष्म समयांतराल में अति सूक्ष्म कणों या प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का एक अवसर प्रदान करती है जिसके अंतर्गत परमाणुओं एवं अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की गति इतनी तीव्र होती है जिन्हें एटोसेकेंड के रूप में मापा जाता है और एक एटोसेकेंड में 10⁻⁸ सेकेंड के समतुल्य ए बराबर होती है। अब आता है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में कि 2 अक्टूबर 2023 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा वर्ष 2023 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 वैज्ञानिकों को दिया गया जिसमें पहले विज्ञान आते हैं कैटालिन कारिको जो कि हंगरी अमेरिका के हैं। दूसरे आते हैं ड्रू बीशमैन जो कि अमेरिका के हैं।
उपयुक्त दोनों वैज्ञानिकों की खोजें कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीका के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड आधार संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसमें कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया गया। mRNA अर्थात मैसेंजर आरएनए एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल होता है जो आनुवांशिक सूचना को वहन करता है और अन्य टीकों की ही तरह mRNA टीके की भी एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी जीवित विषाणु के संक्रमण में मुकाबला करने में मदद मिलती है। हालांकि जहां अधिकांश टीके प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए कमजोर या मृत जीवाणु या विषाणु का उपयोग करते हैं, वहीं mRNA टीके में आनुवांशिक सामग्री के मात्र एक ही अंश का प्रयोग किया जाता है जो वस्तुतः एक विषाणु प्रोटीन होता है। अब आता है आपका कि इसके अंतर्गत स्पष्ट होता है कि mRNA टीके व्यक्तियों के विषाणु के संपर्क में नहीं आते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो फिनिश होते हैं। अब आपका आता है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि को देखा जाए तो वर्ष 2007 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जा रहा है और यह प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। WIPO द्वारा इस सूचकांक का प्रकाशन द पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट की भागीदारों में किया गया है। साथ ही इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट नेटवर्क भागीदारों तथा द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एवं ब्राजीलियन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री की सहयोग में भूमिका भी रही है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए, पहला आता है कि 27 सितंबर 2023 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 को जारी किया गया। इस सूचकांक का यह 16वां संस्करण है। इस संस्करण में अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार को इसका ये शीर्षक है और इस सूचकांक में 2023 में विश्व में कुल 132 अर्थव्यवस्थाओं के नवाचार प्रदर्शन को मापकर उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड को लगातार 13वीं बार वह वर्ष में प्रथम स्थान पर आया हुआ है, अर्थात इसे विश्व के सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्था भी घोषित किया गया। वैश्विक नवाचारी सूचकांक में शीर्ष 5 देशों की अर्थव्यवस्थाएं देखें, जिसमें पहले नंबर पर आती है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर स्वीडन, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर यूके और पांचवें पर सिंगापुर आता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में अंतिम अर्थव्यवस्था के पायदान पर देखा जाए तो 132वें पर अंगोला, 131 पर नाइजर, 130 पर बुरुंडी, 129 पर माली और 128 पर गिनी आता है। अब आता है आपका कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में कई मध्यम और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में अपने आर्थिक विकास के स्तर में सापेक्ष नवाचार के संदर्भ में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है, जिसमें ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को इनोवेशन ओवर परफॉर्मेंस की संज्ञा भी दी गई है और GII 2023 में कुल 21 अर्थव्यवस्थाओं को GII इनोवेशन ओवर परफॉर्म के रूप में सूचीबद्ध भी किया गया। भारत, मालडोवा, गणराज्य या वियतनाम तीनों को लगातार 13वें वर्ष इनोवेशन ओवर परफॉर्मर घोषित किया गया और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की 40वीं रैंक भी प्राप्त हुई है। GII 2022 में भारत की 40वीं रैंक है। मध्यम एवं दक्षिण एशिया में भारत की सर्वश्रेष्ठ नवाचारी अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है, जिसमें भारत निम्न मध्य आय समूह वाले देशों के शीर्ष स्थान में शामिल हो गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में 7 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है संस्थान में 56 रैंक प्राप्त हुई है, मानव पूंजी एवं अनुसंधान में 48वीं, बुनियादी ढांचा में 84, बाजार विशेषज्ञता में 20वीं, व्यवसायिक विशेषज्ञता में 57, ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निर्गत में 22 और इस रचनात्मक निर्गत में 49वीं रैंक प्राप्त हुई है। अब आता है विज्ञान एवं नवाचार क्लस्टर्स के बारे में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर के बारे में देखा जाए तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 के तहत वर्ष 2023 के विश्व के सबसे बड़े विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार क्लस्टर की घोषणा की गई। टोक्यो योकोहामा जापान विश्व का सबसे बड़ा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हब बन गया है, जो विश्व के 100 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर में भारत के 4 शहरों जिसमें बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को शामिल किया गया। अब आता है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के बारे में। टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग ब्रिटिश पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन का एक वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 2024 की रैंकिंग में एक नई वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 3.0 की प्रावधि पर आधारित है। इस प्रावधि में अतिरिक्त किसी संस्थान के प्रदर्शन को 5 क्षेत्रों में और 18 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर मापा जाता है, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान परिवेश, अनुसंधान गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग इसके अंतर्गत शामिल है। स्मरणीय तथ्यों को देखा जाए तो 27 सितंबर 2023 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 जारी की गई। यह रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट का यह 20वां संस्करण है। वर्ष 2024 में रैंकिंग में विश्व के 108 देशों एवं क्षेत्रों में कुल 1904 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें अमेरिका के सर्वाधिक व 169वें संस्थानों को यह रैंकिंग प्राप्त हुई है।
अब आता है आपका कि टाइम्स विश्वविद्यालय वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में शीर्ष देशों में आता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, फिर आता यूके का, फिर आता है दूसरे नंबर पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का, और तीसरा आता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका का आता है। अब इसमें भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को भारत के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जिसमें रैंक समूह में 201 से 250 में शामिल है, और भारत के कुल 91 संस्थानों को इस रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के शीर्ष 5 स्थान वाले रैंकिंग वाले देश आते हैं, विश्वविद्यालय आते हैं। पहला भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, सौलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज बछोल हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है, जो कि भारत के टॉप 5 यूनिवर्सिटी है। अब आता है उत्तर प्रदेश स्थित 2 संस्थान हैं, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 601 से 820 रैंक के अंतर्गत इनको शामिल किया गया। अब आता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल के बारे में। वैश्विक दक्षिण शब्द की शुरुआत उन देशों को संदर्भित करने के लिए हुई है जो औद्योगिकरण के युग से बाहर रह गए थे। वैश्विक दक्षिण शब्द का प्रयोग पहली बार 1969 में राजनीतिक कार्यकर्ता कार्ल ओगलेस्बी द्वारा किया गया था। वैश्विक दक्षिण ग्लोबल साउथ में मुख्यतः अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया को छोड़कर ओशिनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर ये क्षेत्र शामिल है। वैश्विक दक्षिण से तात्पर्य उन देशों से होता है जिन्होंने विकासशील, कम विकसित, अविकसित के रूप में जाना जाता है, जबकि वैश्विक उत्तर ग्लोबल नॉर्थ और अत्यधिक समृद्ध राष्ट्र जो ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में स्थित हैं। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो पहला आता है कि 23 सितंबर 2023 को भारत और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक दक्षिण हेतु संयुक्त क्षमता निर्माण पहल को प्रारंभ किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल की घोषणा न्यूयॉर्क में इंडिया यूएन फॉर द ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट के कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी सहित प्रमुख लोगों ने भाग लिया है, जिसमें भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण के देशों में क्षमता निर्माण और विकास को बढ़ावा देना होता है। अब आता है नेक्स्ट कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में महासभा का एक प्रमुख विचार विमर्श, नीति निर्धारण, प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में महासभा में प्रतिनिधित्व होता है, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एक संयुक्त राष्ट्र निकाय बन जाता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र के सभी पूर्ण सदस्यों भागीदार वाले वार्षिक महासभा सत्र और सामान्य बहस का आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली हॉल में किया गया है। इसके अंतर्गत इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं तथा सभा को संबोधित करते हैं। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो पहला आता है कि 5 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का प्रारंभ हुआ है और 18 से 19 सितंबर 2023 को एसडीजी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जबकि 20 सितंबर 2023 को क्लाइमेट एम्बिशन समिट का भी आयोजन किया गया और 18 से 26 सितंबर 2023 के मध्य यूएनजीए के 78वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड का भी आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का मुख्य विषय रहा है कि विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, जो कि सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 के एजेंडे और सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी लाना है। फिर आता है कि 1 जून 2023 को डेनिस फ्रांसीसी त्रिनिदाद या टोबैगो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की हेतु निर्वाचित हुए और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को 22 से 30 सितंबर 2023 के मध्य अमेरिकी यात्रा पर रहे। इसी दौरान 22 से 26 सितंबर 2023 के मध्य उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का भी नेतृत्व किया है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र की अध्यक्षता में कसावा कोरोसी जो कि हंगरी द्वारा की गई है, इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट कि भारत 2 नए विश्व धरोहर स्थल बन गए, जिसमें आता है कि पृथ्वी पर स्थित ऐसे स्थल जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं वह विश्व धरोहर की संज्ञा से विभूषित होते हैं। विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं?
वे स्थल जो मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं और विश्व के धरोहर की संज्ञा के रूप में विभूषित हो गए हैं, वह विश्व धरोहर स्थल कहलाते हैं। ऐसे स्थलों को भावी पीढ़ियों हेतु संरक्षित करने के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन जैसे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य विश्व भर में स्थित सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों की पहचान, सुरक्षा व संरक्षण को प्रोत्साहित करना होता है। विश्व धरोहर स्थलों को यूनेस्को द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय द्वारा विधिक संरक्षण प्राप्त होता है। विश्व धरोहर अभिसमय को औपचारिक रूप से वैश्विक सांस्कृतिक या प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के नाम से जाना जाता है। इस अभिसमय को यूनेस्को के आम सम्मेलन द्वारा 16 नवंबर 1972 को अंगीकृत किया गया था और यह अभिसमय 20 पक्षकारों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के पश्चात 1975 में इसे लागू किया गया था। वर्तमान में विश्व धरोहर अभिसमय के पक्षकारों में कुल संख्या 195 है, जो कि भारत भी विश्व के धरोहर के अभिसमय के एक पक्षकार के रूप में कार्य करते हैं। चलिए तो जानते हैं इससे संबंधित तथ्यों के बारे में कि पहला आता है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 45वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन 10 से 25 सितंबर 2023 के मध्य रियाद, सऊदी अरब में संपन्न हुआ। इस बैठक के दौरान विश्व भर के कुल 42 नए यूनेस्को स्थलों की सूची में शामिल किया गया, जिसमें 42 स्थलों में 33 सांस्कृतिक स्थल और 9 प्राकृतिक स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया। इन नए स्थलों में शामिल किए जाने के बाद विश्व के 168 देशों में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 1199 हो गई है। 1199 स्थलों में 933 सांस्कृतिक स्थल, 227 प्राकृतिक और 39 मिश्रित स्थल शामिल हैं। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक के दौरान भारत के 2 नए स्थलों में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, जिसमें 2 नए स्थल आते हैं। पहला आता है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। दूसरा आता है होयसल की पवित्र मंदिर समूह, जो कि कर्नाटक में स्थित है। शांति निकेतन के बारे में देखें तो शांति निकेतन को भारत का 41वां और होयसल को पवित्र मंदिर के रूप में 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के कुल 42 विश्व धरोहर स्थलों में 34 सांस्कृतिक तथा 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल के रूप में शामिल है। वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थलों की संख्या की दृष्टि से यह विश्व में 6ठे स्थान पर हो गया है, जिसमें इस दृष्टि से इटली जो है वह प्रथम स्थान पर है, जो कि 59वें स्थान भी रखता है। अब जानते हैं शांति निकेतन के बारे में कि शांति निकेतन क्या है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल का एक ग्रामीण स्थान है और यह विश्व के में प्रसिद्ध कवि, दार्शनिक, साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्यों एवं दर्शनों से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया था और 1951 में विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित कर दिया था। अब आता है आपका होयसल मंदिर पवित्र मंदिर समूह के बारे में कि होयसल के पवित्र मंदिर समूह को एक क्रमिक संपत्ति है, जिसमें दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के 3 मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन से मंदिर आते हैं, जिसमें पहला आता है चेन्ना केशव मंदिर, जो कि बेलूर हासन में स्थित है। दूसरा आता है होयसलेश्वर मंदिर, हॉलीवुड हासन में है। तीसरा आता है केशव मंदिर, जो कि सोमनाथपुरम, मैसूर में स्थित है। तो ये 3 मंदिरों का समूह है। 12वीं से 13वीं शताब्दी में निर्मित होयसल के पवित्र मंदिर समूह में होयसल राजवंश के शिल्पकारों और वास्तुकारों की रचनात्मकता एवं कौशल को प्रमाणित किया गया। चेन्ना केशव भगवान विष्णु का एक रूप है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। होयसलेश्वर 12वीं शताब्दी के एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है और केशव मंदिर का एक वैष्णव हिंदू मंदिर है जो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तो इनके मंदिरों के संदर्भ में चलिए तो जान लेते हैं भारत के विश्व धरोहर स्थल के बारे में, जिसमें कुल 42 हैं। सबसे पहले तो सांस्कृतिक स्थल के बारे में देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन सा स्थल आता है। पहले नंबर पर आगरा का किला, जिसे 1983 में शामिल किया गया था। फिर आता है अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, इसे 1983 में। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, इसे भी 1983 में। ताजमहल को 1983 में। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को 1984 में। सूर्य मंदिर को 1984 में। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को 1986 में। फतेहपुर सीकरी को 1986 में। हम्पी में स्मारकों के समूह को 1986 में। खजुराहो स्मारक समूह को 1986 में। एलिफेंटा गुफाओं को 1987 में। महान जीवित चोल मंदिर को 1987 से 2004 में।
पदक्कल के स्मारकों के समूह को 1987 में, सांची के बौद्ध स्तूपों को 1989 में, हुमायूं के मकबरे को 1993 में, कुतुब मीनार और उसके स्मारक को 1993 में, भारत की पर्वतीय रेल को 1999, 2005, 2008 में, जिसमें पहली पर्वतीय रेल दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, दूसरी आती है नीलगिरी तमिलनाडु, तीसरी आती है कालका शिमला हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ये 3 रेलवे पर्वतीय रेलवे को 1999, 2005 और 2008 के अंतर्गत शामिल किया गया था। फिर आता है बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर जो कि बिहार में है, 2002 में है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर जो कि 2003 में, चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स विक्टोरिया टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है वह 2004 में, लाल किला परिसर को 2007 में, जंतर मंतर को 2010 में, राजस्थान के पहाड़ी किले जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, गागरोन यह राजस्थान में स्थित है, इसमें 2013 में, रानी की बाव जो कि रानी की बावड़ी जिसे पाटन गुजरात में है उसे 2014 में, नालंदा या बिहार में नालंदा महाबिहार का पुरातात्विक स्थल 2016 में, ली कार्बुजिए का वास्तुशिल्पकार आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान चंडीगढ़ 2016 में, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जिसमें गुजरात जो कि 2017 में, मुंबई की विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एम्सवेल जो कि महाराष्ट्र में है इसे 2018 में, जयपुर शहर राजस्थान 2019 में। फिर आता है धौलावीरा, ये हड़प्पा कालीन स्थल जो कि गुजरात में है उसे 2021 में, काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर तेलंगाना को 2021 में, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को अभी हाल ही में 2023 में, और होयसल के पवित्र मंदिर समूह जिसके अंतर्गत 3 मंदिर समूह आते हैं उसे कर्नाटक में है और यह 2023 में शामिल किए गए हैं। अब आता है प्राकृतिक स्थल के बारे में। प्राकृतिक स्थल के संदर्भ में आता है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है 1985 में शामिल किया गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है उसे 1985 में शामिल किया गया, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है उसे 1985 में, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है उसे भी 1987 में, नंदा देवी या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है जिसे 1988 और 2005 में, पश्चिमी घाट को कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में 2012 में स्थापित किया गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में है जो कि 2014 में स्थापित किया गया। मिश्रित स्थल में आता है कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है और 2016 में इसे स्थापित किया गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण के बारे में। इसकी पृष्ठभूमि को देखें कि I2U2 समूह 4 देशों का समूह है, जहां पर I2 से तात्पर्य भारत और इजराइल से होता है, वहीं U2 से तात्पर्य संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित उपयुक्त 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी, जिसमें इस समूह में आयोग के सदस्यों सहयोग में अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप कहा गया। व्यापक रूप से इसे I2U2 का उद्देश्य छह पारंपरिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों के संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है, जिसके अंतर्गत पहला आता है जल, दूसरा परिवहन, तीसरा अंतरिक्ष, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा खाद्य सुरक्षा और छठा ऊर्जा। तो इसके अंतर्गत 6 क्षेत्रों को चिन्हित करना है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो पहला आता है कि 22 सितंबर 2023 को I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया। I2U2 समूह के देशों द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान इसकी घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत इस संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्षमताओं, संसाधनों और विजन की एक उल्लेखनीय अभिसरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस परियोजना के तहत भागीदार देशों के पास मौजूद अंतरिक्ष आधारित अवलोकन, डाटा और क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है। I2U2 देशों के मध्य यह एक संयुक्त उद्यम आर्टेमिस समझौते के सिद्धांतों के अनुरूप होता है, जिसमें I2U2 समूह में शामिल चारों के एक आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करता है। 14 जुलाई 2022 को I2U2 समूह के शासनाध्यक्षों का पहला शिखर सम्मेलन आभासी माध्यम से आयोजित किया गया। अब आता है आपका भारत कनाडा विवाद के बारे में। 8 जून 2023 को ओंटारियो कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा एक रैली निकाली गई, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके अंगरक्षकों द्वारा नृशंस हत्या की झांकी पर आधारित है। वह झांकी कनाडा के सिख अलगाववादी समूह द्वारा अपनी वार्षिक परेड के तहत निकाली गई थी, जिसके माध्यम से वर्ष 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरुद्ध अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कनाडा में इस प्रकार की घटना में आपत्ति जताते हुए इसे भारत कनाडा संबंधों में अनुकूल नहीं बताया है
और 18 जून 2023 को हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारतीय मूल के कनाडाई सिख, जिसे भारत द्वारा आतंकी घोषित किया गया था, कि एक गुरुद्वारे कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब आता है इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो पहला आता है कि 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा की संसद में निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने के दौरान सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता पर आरोप लगाया गया है। फाइव आइज द्वारा साझा किया गया है खुफिया जानकारी के आधार पर ही कनाडा सरकार द्वारा हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का दावा भी किया गया। कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायोग की एक वरिष्ठ राजनयिक को देश से निष्कासित कर दिया गया और भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में संबंधी मामले को अपनी किसी भी प्रकार की संलग्नता से इनकार किया है तथा प्रतिक्रिया के संदर्भ में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भारत में निष्कासित किया है और इसके साथ ही भारत ने कनाडा पर भारत में खालिस्तान अलगाववादी हिंसा के लिए जिम्मेदार कई आतंकियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने का आरोप भी लगा है, जिसमें हाल ही में कनाडा द्वारा भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि वार्ता को स्थगित भी कर दिया गया। अब आता है फाइव आइज एंड इंटेलिजेंस के बारे में कि यह होता क्या। फाइव आइज एक बहुपक्षीय खुफिया संगठन होता है जिसमें इस संगठन में सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और अमेरिका शामिल है। ये राष्ट्र अपने साझा राष्ट्रीय हितों की रक्षा हेतु जानकारी साझा करते हैं और खुफिया मामलों से सहयोग भी करते हैं, तो ये फाइव आइज इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। अब आता है भारत OIMI प्रमाण पत्र जारी करता देश बन गया है, इसके संदर्भ में चले तो OIMI के संदर्भ में उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं कि OIMI इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक अंतर सरकारी संधि है। इस संधि की जो स्थापना है वह वर्ष 1955 में की गई थी, जिसका मुख्य कार्य विधिक माप विज्ञान कानून में प्रयोग के लिए वैश्विक मानकों का निर्माण करना होता है। OIML का निबंधन देशों में एक ऐसी प्रभावी विधिक माप विज्ञान अवसंरचना को स्थापित करने में सक्षम बनाना है जो परस्पर संगत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो। वर्तमान में OIML के सदस्य राष्ट्रों की संख्या टोटल 64 है। अब आता है कि 14 सितंबर 2023 को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत में विश्व भर में बांट और मापन के उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकरण बन गया। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांट या माप उपकरणों को बेचने के लिए OIML मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है और यह प्रमाण पत्र अब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। भारत विश्व का 13वां ऐसा देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। भारत अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे देशों के उस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जो OIML अनुमोदन प्रमाण पत्रों को जारी करने के लिए अधिकृत है। भारत वर्ष 1956 में OIML का सदस्य राष्ट्र बना था, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है आपका विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 के बारे में। विश्व प्रतिभा रैंकिंग के संदर्भ में प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इस रैंकिंग के तहत किसी देश की अपनी घरेलू प्रतिभाओं के कौशल योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का अवलोकन भी किया जाता है। अन्य संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो सितंबर 2023 में IMD द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 को जारी किया गया। यह रैंकिंग का 10वां संस्करण है। इसमें विश्व के कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया, जिसमें पहले नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड, दूसरे पर लग्जमबर्ग और तीसरे पर आता है आइसलैंड। इसमें भारत ने 64 देशों में 56वां स्थान प्राप्त किया हुआ है। अब आता है आपका सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 के बारे में। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है। US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट का एक संपादकीय मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। USNWR द्वारा प्रत्येक वर्ष विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों से संबंधित रिपोर्ट जारी की जाती है। यह गतिशीलता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जैसे 73 गुणों के आधार पर यह कंपनी विभिन्न देशों में मूल्यांकन करती है, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि सितंबर 2023 में जारी US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की सर्वश्रेष्ठ देशों की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता हुआ है। इस सूची में भारत 30वें स्थान पर है और 2022 में यह 31वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड 2022 में भी प्रथम स्थान पर था और कनाडा दूसरे स्थान पर था और इसी क्रम में तीसरे स्थान पर स्वीडन और चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया का स्थान आता है। अब आता है आपका कि विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं 2024 के बारे में।
2 जनवरी 2024 को फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2024 की विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े जारी किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार 2024 में जीडीपी के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है, उसके बाद चीन, जर्मनी, जापान का आता है और भारत का जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर भारत में विश्व में स्थान 5वें नंबर पर का आता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि जीडीपी के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर रूस का स्थान 11वां है और जिसकी अर्थव्यवस्था $1860 बिलियन है और दिए गए आंकड़ों के अनुसार विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की है, जबकि जर्मनी तथा यूके जैसी अर्थव्यवस्थाओं की वार्षिक जीडीपी दर में -0.1 तथा -0.3 की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अब आता है जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया जाना। इसके संदर्भ में है कि हिंदू धर्म विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने में से एक है, जिनमें 100 से अधिक देशों के लगभग 1 बिलियन से अधिक अनुयायी रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 3 मिलियन हिंदू अनुयायी रहते हैं। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो अगस्त 2023 में अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्प ने आधिकारिक तौर पर अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया हुआ है। इसके संदर्भ में आता है कि हिंदू अमेरिकी समुदाय द्वारा जॉर्जिया राज्य में दिए गई महत्वपूर्ण योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु इस पहल की घोषणा की गई है। अक्टूबर माह में महात्मा गांधी की जयंती तथा प्रमुख हिंदू त्योहारों जैसे नवरात्रि, दशहरा आदि के कारण इसी माह का चुनाव हिंदू विरासत माह के रूप में किया गया। जॉर्जिया उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हिंदू विरासत और संस्कृति के महत्व को मान्यता दी हुई है। इन राज्यों में टेक्सास, ओहियो, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, फ्लोरिडा, मिनेसोटा, वर्जीनिया आदि प्रमुख हैं। और अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया है, जिसे वह ऐसा करने वाला प्रथम अमेरिकी राज्य बन गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के बारे में। वैश्विक शांति सूचकांक को सिडनी स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में विश्व के शांति स्तर का मापन 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो सबसे पहले 28 जून 2023 को वैश्विक शांति सूचकांक के 17वें संस्करण को जारी किया गया। इस सूचकांक में 163 देश शामिल हैं। इस सूचकांक में विगत वर्ष की तुलना में वैश्विक शांति की औसत में 0.242% की गिरावट देखी गई है। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र है और मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सबसे आसान क्षेत्र भी का दर्जा प्राप्त किए हुए है। पहले देश पर जो शांत क्षेत्रों में आते हैं आइसलैंड, दूसरे में डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आयरलैंड आता है। और अशांत क्षेत्र में पहले नंबर पर आता है अफगानिस्तान, फिर यमन और सीरिया का स्थान आता है। और भारत का स्थान इसमें 126वां है, जो कि वैश्विक स्तर पर 7वीं रैंक में भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। अब आता है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के बारे में। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 देश उन प्रणालियों का प्रदर्शन और ऊर्जा संक्रमण हेतु उनकी तत्परता के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है। 28 जून 2023 को वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजैक्शन 2023 नामक रिपोर्ट से प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट का यह 13वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को एक्सचेंजर के सहयोग से जारी प्रकाशित किया गया है और तथा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 120 देश को शामिल है, जिसमें पहले नंबर पर आपका स्वीडन का नाम आता है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर नॉर्वे आता है और अंतिम देशों में अमन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया आता है और भारत का विश्व में 120 देशों में 67वें स्थान पर नाम आता है। अब आता है सतत विकास रिपोर्ट 2023 के बारे में। वर्ष 2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास हेतु 2030 के एजेंडा को अंगीकृत किया गया। इस एजेंडे में 77 सतत विकास लक्ष्यों और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। सतत विकास लक्ष्य इन्हीं लक्ष्यों और उप लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को प्रतिवर्ष वैश्विक अवलोकन प्रदान करता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें कि 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का यह 8वां संस्करण है, जिस रिपोर्ट का शीर्षक इम्प्लीमेंटिंग द एसडीजी स्टिमुलस है तथा रिपोर्ट के अंतर्गत एसडीजी सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया और इस सूचकांक में कुल 116 देशों को आच्छादित किया गया। इस सूचकांक में सर्वसे खराब परिणाम किस देशों को प्राप्त हुआ है उसकी रैंकिंग दी गई है, जिसमें सबसे खराब परिणाम वाले को 0 से स्कोर दिया जाता है और सबसे
उत्तम वाले को इसमें 100 स्कोर से संदर्भित किया जाता है। अब आता है इसमें शीर्ष देशों में आता है फिनलैंड, फिर आता है स्वीडन, फिर डेनमार्क का स्थान आता है और अंतिम टीम में आता है दक्षिणी सुदान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड आता है। और भारत का इसमें स्थान 166वां देशों में है, 122वां स्थान, और भारत का समग्र स्कोर 63.4 है। और ब्रिक्स देशों में देखा जाए तो भारत के स्थान तीसरे नंबर पर है, जिसमें पहले नंबर पर ब्राज़ील, दूसरे पर रूस, तीसरे पर भारत, चौथे पर चीन, फिर दक्षिण अफ्रीका का स्थान आता है। अब आता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के बारे में कि 27 जून 2023 को क्यूएस द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। इस रैंकिंग का यह 20वां संस्करण है, जिस संस्करण में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अब तक का सबसे बड़ा संस्करण बन गया है, जो कि विश्व भर में 1498 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। पहला तथ्य आता है इसके अंतर्गत की नवीनतम रैंकिंग में मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान अमेरिका को 12वें स्थान पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ और एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को समग्र रूप से 8वीं रैंक प्राप्त हुई है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कुल 45 संस्थान इसके अंतर्गत शामिल हैं। चलिए तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से स्थान हैं, जिसके शीर्ष 5 राष्ट्रीय भारतीय संस्थान कौन कौन से हैं। आईआईटी बॉम्बे, फिर आता है आईआईटी दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान, इसके बाद आता है खड़गपुर और कानपुर आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2023। 22 जून 2023 को यूके की पत्रिका टाइम्स हायर मैगजीन पर द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई है। एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग का 11वां संस्करण है और इस रैंकिंग में तैयार करने हेतु 13 प्रदर्शन संकेतकों का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत आता है पहला कि वर्ष 2023 में एशिया महाद्वीप में 31 क्षेत्रों या देशों के 669 शिक्षण संस्थानों या विश्वविद्यालयों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें जापान के सर्वाधिक 117 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल है। चीन में 95 विश्वविद्यालय या संस्थानों को एक साथ दूसरे तथा भारत को 75 विश्वविद्यालयों में एक साथ तीसरे स्थान पर दर्जा दिया गया। और शीर्ष 3 विश्वविद्यालय में शामिल है सिंहुआ विश्वविद्यालय चीन का, जो कि पहले स्थान पर है। फिर दूसरी आती है पेकिंग विश्वविद्यालय चीन, जो कि दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर आती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जो कि तीसरा स्थान रखती है। अब आता है नेक्स्ट आपका कि भारत में भारतीय शिक्षण संस्थान आते हैं, जिसमें आपका 48वें रैंक प्राप्त हुए आए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को। जेएसएस उच्च शिक्षा अनुसंधान एवं अकादमी मैसूर को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। और आपका जो सूलनी जैविक विश्वविद्यालय एवं प्रबंधन विज्ञान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश को 77वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में कि जून 2023 में मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग सिटी 2023 की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क शहर की कीमतों के लिए आधार शहर के रूप में चिन्हित किया गया और सभी शहरों की तुलना में इसमें न्यूयॉर्क से की जाती है। स्मरणीय तथ्यों को देखा जाए तो पहले नंबर पर इसका पहला पॉइंट आता है कि मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार हांगकांग को रैंक फर्स्ट के साथ विश्व में सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। और रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 सबसे महंगे शहरों में मात्र 2 शहर सिंगापुर और हांगकांग एशिया के हैं, और इसके विपरीत 2 सबसे बड़े सस्ते शहर और जो कि सबसे कम महंगे शहर एशिया में भी स्थित है। ये 2 शहर पाकिस्तान स्थित कराची, जिसमें 226वां स्थान प्राप्त है, और इस्लामाबाद को 227वां स्थान प्राप्त है। और इस श्रेणी में भारत के 7 शहरों को रैंक प्रदान की गई है, जिसमें 147वें स्थान पर मुंबई का आता है, 169वें स्थान पर नई दिल्ली का, और 184वें चेन्नई का, 189वें बेंगलुरु का, 202 में हैदराबाद, 211 में कोलकाता और 213 में पुणे का स्थान आता है। तो ये भारतीय शहर है। अब आता है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 के बारे में। 30 नवंबर 2023 को EIU द्वारा वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग 2023 नामक रिपोर्ट जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर एवं ज्यूनिक, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहर है, और जबकि दमनिस, जो कि सीरिया में स्थित है, सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया है। अब आता है आपका और विश्व में रहने वाले शीर्ष 10 सस्ते शहरों में 2 भारतीय शहर भी शामिल हैं, जिसमें चेन्नई को 163वां स्थान और अहमदाबाद में 166वां स्थान है, और इस सूची में 173 शहरों को शामिल किया गया है। अब आता है आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2023 के बारे में। यह सूचकांक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, और इस सूचकांक में कुल 173 शहर शामिल हैं।
वियना ऑस्ट्रिया जो है वह सूचकांक में लगातार दूसरे स्थान वर्ष शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जिसमें कोपेनहेगन डेनमार्क, मेलबर्न ऑस्ट्रिया और को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अंतिम स्थान जो कि 173वां स्थान दमनिस्क जो कि सीरिया में स्थित है उसको प्राप्त हुआ है। और इस सूचकांक में 5 भारतीय शहर शामिल है, जिसमें 141वीं रैंक पर आता है नई दिल्ली, 141 पर मुंबई और 144 में चेन्नई, 147 में अहमदाबाद और 148 में बेंगलुरु का स्थान आता है। अब आता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के बारे में। इस रिपोर्ट को सबसे पहली बार 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था और इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें कि 22 जून 2023 को विश्व आर्थिक मंच की 17वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट को 4 आयामों के आधार पर जारी किया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला आयाम आता है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा आता है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा आता है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका, फिर उसके बाद उत्तरजीविता, फिर आता है राजनीतिक सशक्तिकरण। तो ये 4 आपके आयाम आते हैं। चलिए तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों में तुलनात्मक अध्ययन किया गया, जिसमें 2023 की में वैश्विक रैंकिंग लैंगिक अंतराल के स्कोर को 68.4% किया गया। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश मूल लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर चुका है, जिसमें सूचकांक में शामिल शीर्ष 9 देश हैं, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन, जर्मनी, निकारागुआ, नामीबिया एवं लिथुआनिया के 80% लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली है। शीर्ष 3 देशों में आता है आइसलैंड पहले नंबर पर, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड का स्थान आता है। अब इसके बाद आता है कि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत पिछले संस्करण की तुलना में 8 स्थानों में सुधार के साथ वर्ष 2023 में 127वें स्थान पर पहुंच गया और 2022 में इसकी रैंकिंग 146 देशों में 135वीं रैंक पर था। अब आता है IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के बारे में कि 1989 के प्रकाशित वार्षिक पुस्तक है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग वर्ष 1989 में प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है और यह वर्ष 2022 तक इस रैंकिंग में 34 संस्करणों को प्रकाशित किया जा चुका है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि 20 जून 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग या वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग में के 35वें संस्करण को जारी किया है, जिसमें इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित विश्व प्रतिस्पर्धात्मक केंद्र द्वारा संकलित किया गया है। इस वर्ष रैंकिंग में 136 प्रतिस्पर्धात्मक मानदंडों के आधार पर विश्व की 64 अर्थव्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण किया गया है, जिसके अंतर्गत आपके शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं आती है। पहले नंबर पर डेनमार्क, फिर आयरलैंड, फिर स्वीडन आता है और अंतिम 3 में आती है वेनेजुएला, अर्जेंटीना और मंगोलिया। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत ने शीर्ष 3 स्थानों में गिरावट दर्ज करते हुए 40वां स्थान हासिल किया है और एशिया प्रशांत में कुल 14 देशों में के संदर्भ में भारत की रैंक में 12वीं हो और पिछले वर्ष यह 11वीं थी। अब आता है आपका कि सीरिया के बारे में कि अरब लीग में पुनः शामिल हो गया है कि अरब लीग, जिसे लीग ऑफ अरब स्टेट भी कहा जाता है, वह मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों के एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है और वर्ष 1944 में अलेक्जेंड्रिया प्रोटोकॉल को अपनाने के बाद 22 मार्च 1945 को काहिरा, मिस्र में इसका गठन किया गया। वर्तमान में इसमें 22 अरब देश, जिसमें अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, मिस्र, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, मारितानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनीशिया, सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं। अन्य तथ्यों को देखा जाए तो मई 2023 में अरब लीग ने सीरिया को पुनः संगठन में शामिल कर लिया है और सीरिया को इस संगठन में लगभग 12 वर्ष का बाद शामिल किया गया। सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर हिंसक रूप से कानूनी कार्रवाई के बाद वर्ष 2011 में सीरिया को अरब लीग से निलंबित कर दिया गया। सीरिया संकट के समाधान में मदद करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई है, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, लेबनान, जॉर्डन, इराक और अरब लीग महासचिव इसमें शामिल है। अब आता है 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन के बारे में, जो कि 19 मई 2023 को जिद्दा, सऊदी अरब में 32वां अरब शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों द्वारा जिद्दा घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया और वर्ष 2011 में अरब लीग ने निलंबित होने के बाद वर्ष 2023 में पहली बार सीरिया में इस सम्मेलन में भाग लिया हुआ है। अब आता है ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा के बारे में जानें कि म्यांमार एकमात्र ऐसा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ भूसीमा साझा करता है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट एवं एक्ट ईस्ट नीति के प्रतिच्छेदन पर स्थित एकमात्र देश होने के कारण यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की क्षेत्रीय रणनीति का कूटनीति का एक मूल तत्व बन गया।
इसके संदर्भ में तथ्यों को देखें कि पहले नंबर पर कि 18 नंबर पर 2023 में 18 मई 2023 को भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करना को प्रारंभ किया हुआ है। यह ऑपरेशन मोचा चक्रवात से उत्पन्न होने वाली आपात की स्थिति में एक राहत सामग्री द्वारा सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया और इस अभियान के अंतर्गत नौसेना के 3 पोत जिसमें INS शिवालिक, INS कौरमोता और INS सावित्री पहले दस्ते में शामिल हुए हैं। इन पोतों के माध्यम से 40 टन से अधिक राहत सामग्री को म्यांमार में भेजा जाएगा और 19 मई 2023 को INS घड़ियाल चिकित्सा आपूर्ति में एंटीबायोटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव, आई ड्रॉप्स, जल जनित और महामारी संबंधी बीमारियों हेतु उपलब्ध उपयोगी विविध दवाइयों आदि के लिए म्यांमार पहुंचा हुआ है। अब आता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक पत्रकारों को उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करनी है। इस सूचकांक में वर्ष 2002 के प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें कि यह 3 मई 2023 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 21वें संस्करण को जारी किया गया और वर्ष 2023 में सूचकांक में नॉर्वे को लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और उत्तर कोरिया को 180वां यानी कि अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इसके अंतर्गत 161वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आता है आपका वैश्विक दासता सूचकांक 2023 के बारे में। हाल ही में वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा नामक संगठन द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देशों में आधुनिक दासता के प्रसार का मापन किया जाता है और रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के अनुमानित 50 मिलियन लोग आधुनिक दासता की स्थिति में थे, जबकि आधुनिक दासता की स्थिति में निवासित महिलाओं एवं लड़कियों की संख्या का लगभग 55% रहा है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 3 देश हैं जिनमें आधुनिक दासता में निवासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है, जिसमें पहले नंबर पर भारत, दूसरे पर चीन और तीसरे पर उत्तर कोरिया आता है। और वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में 160 देशों की सूची में उत्तर कोरिया को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में 160वें मतलब कि अंतिमवें स्थान पर स्विट्जरलैंड का स्थान आता है और भारत का स्थान इसमें 6ठे नंबर पर है जो कि 8.0 इसका स्कोर है। अब आता है विश्व के सबसे 10 व्यस्त हवाई अड्डे के बारे में कि 5 अप्रैल 2023 को एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने वर्ष 2023 के लिए या 2022 के लिए विश्व के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की है। 2022 में विश्व का 10% वैश्विक यात्री यातायात इन्हीं सबसे व्यस्त 10 हवाई अड्डों में संपन्न हुआ है। जिससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो पहला कि कुल यात्री आवागमन के मामले में USA का अटलांटा GA हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है और भारत की नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सूची में 9वें स्थान पर अपना स्थान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवागमन के मामले में UAE का दुबई हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा और कार्गो यातायात के मामले में हांगकांग हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा और विमान आवागमन के मामले में USA का अटलांटा GA हवाई अड्डा शीर्ष पर रहा है। अब आता है आपका वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 के बारे में। यह रिपोर्ट 2023 को अप्रैल 2023 में जारी किया गया था। इस रिपोर्ट का प्रकाशन एक स्वतंत्र थिंक टैंक एम्बर द्वारा किया जाता है। वार्षिक आधार पर प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह चौथा संस्करण है और इस रिपोर्ट में 78 देशों के विद्युत संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखा जाए तो यह रिपोर्ट 3 क्षेत्रों में प्रकाशित की जाती है, जिसमें पहला आता है वैश्विक विद्युत उत्पादन, दूसरा वैश्विक विद्युत मांग, तीसरा वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन आता है। और वैश्विक विद्युत उत्पादन में अभी भी जीवाश्म ईंधनों का प्रभुत्व है, जिसमें 2022 में कुल विद्युत उत्पादन में 61% योगदान किया गया था। अब आता है कि इसके सर्वाधिक विद्युत मांग वाले देशों को देखें तो इसमें पहले नंबर पर चीन, फिर दूसरे पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। अब आता है आपका नेक्स्ट, जिसमें आता है कि टाइम्स 100 जो कि सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 के बारे में। 13 अप्रैल 2023 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 के विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की वार्षिक सूची जारी की गई है। इस सूची का यह 20वां संस्करण है, जिसमें पहले नंबर पर कलाकार श्रेणी में मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री सलमा हायेक या अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बेरीमार को सहित 19 व्यक्ति इसके अंतर्गत शामिल हैं। इस सूची में प्रवर्तक श्रेणी के अंतर्गत शामिल व्यक्ति में आते हैं किलियन एम्बापे जो कि फ्रेंच फुटबॉलर हैं तथा ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है। असाधारण व्यक्ति की श्रेणी के रूप में इसमें एलन मस्क, लियोनेल मेसी आदि आते हैं। नेता श्रेणी में कुल 20 लोग इसके अंतर्गत शामिल हैं और आइकॉन की श्रेणी में 15 लोग शामिल हैं और मार्गदर्शक के रूप में भारतीय फिल्म निर्देशक S.S. राजामौली इसमें
शामिल हैं और आइकॉन श्रेणी में कुल 15 लोगों में भारतीय अभिनेता शाहरुख खान को भी शामिल किया गया। अब आता है फिनलैंड के बारे में, जो कि नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो जो है वह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 31 देश शामिल होते हैं। 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के बाद नाटो पर आधारशिला रखी गई थी और इस संधि को वाशिंगटन संधि के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें तो 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड नाटो का नवीनतम या 31वां सदस्य बन गया है और इससे पूर्व उत्तरी मैसिडोनिया वर्ष 2020 का नाटो का 30वां सदस्य बना हुआ है। ब्रुसेल्स बेल्जियम स्थित नाटो का मुख्यालय अमेरिका की उत्तरी अटलांटिक संधि के अंगीकरण से संबंधित दस्तावेज जमा करने के साथ ही फिनलैंड को नाटो की सदस्यता प्राप्त हो गई थी और स्वीडन को भी वाशिंगटन संधि को स्वीकार करने के बाद आमंत्रित किया गया और निकट भविष्य में वह भी आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बन जाएगा। इसके संदर्भ में इसके अंतर्गत देखा जाए तो 4 भागीदार देश रहते हैं जिसमें नाटो की सदस्यता हेतु अपनी आकांक्षा घोषित की गई है, जिसमें बोस्निया या हर्जिगोवाना, दूसरा आता है जॉर्जिया, फिर आता है स्वीडन और यूक्रेन आता है। और उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत नाटो की सदस्यता प्राप्त करने की प्रावधान भी इसमें शामिल है। अब आता है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के बारे में। वर्ष 2012 से पहली बार विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट को जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र पोषणी विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा प्रकाशन किया जाता है और इसमें ग्लैब वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डेटा का उपयोग किया जाता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें तो 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। यह रिपोर्ट का 11वां संस्करण है जो 6 कारकों पर आधारित होता है, जिसके अंतर्गत पहला कारक आता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सामाजिक अवलंबन, तीसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, 5वां उदारता और 6वां भ्रष्टाचार बोध आता है। इस रिपोर्ट में कुल 137 देश शामिल होते हैं और इसमें 2023 में लगातार 6वीं बार फिनलैंड को सर्वाधिक प्रसन्न देशों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर फिनलैंड आता है, दूसरे पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर आइसलैंड है और सबसे कम प्रसन्न देशों में आता है अफगानिस्तान, लेबनान और सेरा लियोन आता है और भारत का इसमें 126वां स्थान आता है। तो इसके भारत के संदर्भ में अब आता है आपका कि लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हो गया। 16 मार्च 2023 को टाइम पत्रिका ने 50 स्थलों की महानतम स्थलों की सूची जारी की थी। इस सूची में भारत को 2 स्थलों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और उड़ीसा के मयूरभंज जिलों को शामिल किया गया। ये 50 स्थल वर्ष 2023 में घूमने के लिए श्रेष्ठ स्थल के रूप में चिन्हित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि मयूरभंज जो है वह उड़ीसा का एक जिला है जो मुख्यतः विलक्षण बाघ तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज के बारे में है कि यह छाऊ नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल हो गया है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपने अल्पाइन भू परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया। तो इसके संदर्भ में प्रमुख पॉइंट है। अब आता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के बारे में। 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया। यह इसका 10वां संस्करण है। यह कुल 163 देशों के द्वारा जारी किया जाता है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रभावित देश देख लेते हैं। जो शीर्ष स्थान पर आता है अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो और तीसरे नंबर पर सोमालिया का स्थान आता है। इसके संदर्भ में इसके ब्रिक्स देशों में देखा जाए तो ब्राजील का है जो 85वां स्थान, रूस 45वें, भारत 13वें और चीन 93वें और दक्षिण अफ्रीका 79वें स्थान पर आता है और भारत का स्कोर इसमें 13वें स्थान का आता है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 के बारे में। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई और वर्ष 2018 से 2022 के प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा में 2013 से 17 की तुलना में 5.1% की कमी दर्ज की गई है। इसके अंतर्गत पहला आता है कि वर्ष 2018 से 22 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश आते हैं, जिसमें सऊदी राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी, चीन, जर्मनी आते हैं और संयुक्त
संयुक्त रूप से 5 देशों में 2018 से 22 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात में 76% इनका योगदान रहता है। 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों में भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन का स्थान आता है। अब आता है 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में। अकादमी पुरस्कार, जिन्हें ऑस्कर के नाम से जाना जाता है, वैश्विक फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और तकनीशियनों के सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार होता है। यह पुरस्कार एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। यह अमेरिकी फिल्म निर्माता जेनेट यंग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज की वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनका मुख्यालय बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके अंतर्गत तथ्यों को देखें कि 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया की 95वें अकादमी पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई और वर्ष 2022 में इस दौरान फिल्मों के प्रदर्शन हेतु इन प्रदर्शनों का आयोजन किया गया है। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों हेतु सर्वाधिक 11 नामांकन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को प्राप्त हुए हैं। डेनियल स्किनर्ट के द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सर्वाधिक 7 ऑस्कर अपने नाम किए हुए हैं। मल्टीवर्स कई ब्रह्मांडों का एक काल्पनिक समूह पर आधारित है। इस अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया और इसी फिल्म के लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्किनर्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी दिया गया है। यह ऑस्कर पुरस्कार के संदर्भ में। अब आता है कि मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर प्राइज दिया गया है। यह ऑस्कर प्राइज जीतने वाली पहली एशियाई महिला बन गई हैं। अब आता है कि भारत के लिए वो ऐतिहासिक क्षण रहा है जब कार्तिकी गोंसाल्विस द्वारा निर्देशित द एलिफेंट व्हिस्पर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के रूप में ऑस्कर दिया गया और तमिल भाषा की इस फिल्म के निर्देशक कार्तिकी गोंसाल्विस और निर्माता गुनीत मोगा ने इस स्टेज पर जाकर पुरस्कार प्राप्त किया और ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर प्राइज मिला हुआ है। भारत के लिए ऑस्कर पुरस्कार में पुनः एक ऐतिहासिक क्षण आया और जब एस राजामौली द्वारा निर्देशित तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत की श्रेणी में प्रदान किया गया और नाटू नाटू गीत के संगीतकार M किरावनी और गीतकार चंद्रबोस ने स्टेज पर जाकर इस पुरस्कार को ग्रहण किया और इस गीत के गायक राहुल सिप्लीगंज एवं काल भैरव हैं। नाटू नाटू किसी भारतीय फिल्म से सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत बन गया है और तेलुगु भाषा का यह गीत प्रसिद्ध अभिनेता रामचरण एवं जूनियर ATR के द्वारा फिल्माया गया है। अब आता है 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर श्रेणी में नाटू नाटू को विजेता घोषित किया गया और भारतीय फिल्म निर्माता सोनक सेन द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में शॉर्टलिस्ट अंतिम 5 फिल्मों को शामिल रही जिनमें यह पुरस्कार जीतने में चूक गई है। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि छेल्लो सो ऑस्कर पुरस्कार श्रेणी हेतु शॉर्टलिस्ट की गई थी और 15 फिल्मों को चयनित किया गया था लेकिन अंतिम 5 फिल्मों में स्थान नहीं बनाए पाई है। इसके संदर्भ में है और 95वें ऑस्कर पुरस्कार में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ताओं या उद्घोषकों में शामिल रहीं और ऑस्कर के मंच पर, जो कि 1980 में स्थापित किया गया था, पुरस्कार प्रस्तुतकर्ता के रूप में पहुंचने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री जैसे 1980 में परसिस खवांटा थी और 2016 में दूसरी भारतीय प्रियंका चोपड़ा थी और भी तीसरी दीपिका पादुकोण को बनाया गया। अब आता है लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के बारे में। विश्व के विभिन्न देशों में समृद्धि के स्तरों की तुलना में एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया गया। उल्लेखनीय है कि लेगाटम इंस्टीट्यूट लंदन स्थित लेगाटम कंपनी समूह के अंतर्गत एक स्वतंत्र संगठन है जो वैश्विक समृद्धि, मानव स्वतंत्रता के विस्तार को बढ़ावा देता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें कि 17 फरवरी 2023 को लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक में 16वां संस्करण है जिसमें 167 देशों द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 8 क्षेत्रों को शामिल किया गया। समृद्धि सूचकांक में 3 कार्य क्षेत्रों, 12 स्तंभों, 67 तत्वों और 300 संकेतकों को इसके अंतर्गत शामिल है, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पर और दक्षिणी सूडान का अंतिम स्थान आता है और इसके अंतर्गत भारत को 103वां स्थान जबकि 2022 में 100वां स्थान प्राप्त हुआ था।
अब आता है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में कि सर्वप्रथम वर्ष 1995 में प्रकाशित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की एक वार्षिक रिपोर्ट है, जिसका प्रकाशन वाशिंगटन डीसी स्थित विचार मंच के द्वारा किया गया। विचार मंच द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। इस सूचकांक के तहत विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता का मापन 4 नीतिगत क्षेत्रों में विभक्त 12 मात्रात्मक और गुणात्मक घटकों के आधार पर किया जाता है और 27 फरवरी 2023 को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 29वां संस्करण है, जिसमें 4 देशों में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ताइवान को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर प्राप्त हुआ और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया और भारत, ब्राजील, रूस जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को इस श्रेणी में शामिल किया गया और इस श्रेणी में सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था सिंगापुर को घोषित किया गया है और भारत का इसमें 131वां स्थान रहा है और 2023 में इसका स्थान 131वां प्राप्त किया है। अब आता है भारत द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल किया गया। द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। इस पहल की शुरुआत ग्लासगो में यूके के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2023 के दौरान नवंबर में की गई थी। AIM4C 5 वर्षों के मध्य जलवायु, स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों के नवाचार के लिए निवेश समर्थन को बढ़ाना चाहता है, ताकि भागीदारों को एकजुट करके जलवायु परिवर्तन और वैश्विक भूख की समस्या को संबोधित किया जा सके। अन्य संबंधित तथ्यों को देखा जाए कि 22 फरवरी 2023 को भारत एक आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर कर AIM4C में शामिल हो गया है। भारत अबू धाबी में आयोजित I2U2 समूह के पहले बिजनेस फोरम के दौरान AIM4C में शामिल हुआ है। AIM4C में 55 देश शामिल हैं जो 8 से 10 मई 2023 के मध्य AIM4 क्लाइमेट समिट अमेरिका की मेजबानी में वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया है। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से संबद्ध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा वर्ष 2022 में 12 में जारी किया गया था। इसमें 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों की बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया जाता है, जिसके अंतर्गत तथ्यों में देखा जाए तो यह फरवरी 2023 में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 द्वारा जारी किया गया। इसमें जारी की गई सूचकांक में यह 11वां संस्करण है। यह 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करता है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 90% योगदान से अधिक योगदान रखती है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम और तीसरे नंबर पर फ्रांस का स्थान आता है और भारत ने 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पर प्राप्त किया हुआ है। अब आता है आपका भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 के बारे में। वर्ष 1995 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा प्रतिवर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के देशों और क्षेत्रों में वहां प्राप्त भ्रष्टाचार के आधार पर यह रैंकिंग प्रदान की जाती है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में 13 सर्वेक्षणों, विशेषज्ञों ने मूल्यांकनों के आधार पर विश्व के 180 देशों एवं क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के स्तरों के अनुरूप रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 की रैंक जारी की गई है, जिसके अंतर्गत पहले नंबर पर आता है आपका डेनमार्क, दूसरा आता है फिनलैंड और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड का स्थान आता है। और जो नीचे से रैंक को देखा जाए, सर्वाधिक भ्रष्ट शहरों में आता है सोमालिया, फिर आता है सीरिया, फिर उसके बाद साउथ सूडान। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत की 40 अंकों के साथ रैंकिंग 85वें स्थान पर है। अब आता है भारत बाशिनार व्यवस्था की अध्यक्ष के बारे में। बाशिनार व्यवस्था बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। बाशिनार नाम जो है वह द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर के नाम से लिया गया है, जहां यह समझौता वर्ष 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। इस व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी, जिसका सचिवालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। इस व्यवस्था में 42 सदस्य हैं और वर्ष 2017 में भारत की इस व्यवस्था का सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र के 4 स्थायी सदस्य, जिसमें रूस, अमेरिका, फ्रांस, यूके इस व्यवस्था के सदस्य हैं। चीन इस व्यवस्था का सदस्य नहीं है। स्मरणीय तथ्य को देखा जाए तो 1 जनवरी 2023 को भारत ने आधिकारिक तौर पर बाशिनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की ग्रहण की और अध्यक्ष के रूप में भारत एक वर्ष जो कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इसका सदस्य रहा, मतलब कि अध्यक्ष रहा। और यह प्रथम अवसर है जब किसी भारत ने किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष
बना था। अब आता है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के बारे में। मानव स्वतंत्रता सूचकांक के तहत व्यक्तिगत, नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व के मानव स्वतंत्रता सूचकांक को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत तथ्यों को देखें कि 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से HFI 2023 जारी किया गया। यह सूचकांक का 9वां वार्षिक संस्करण है। इसके अंतर्गत 2023 में 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क का स्थान आता है। शीर्ष 10 दक्षिण एशियाई देशों में आता है। पहले नंबर पर सिंगापुर, दूसरे नंबर पर तिमोर लेस्ते, तीसरे नंबर पर नेपाल, चौथे नंबर पर भूटान, पांचवें नंबर पर थाईलैंड, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत का 9वें नंबर पर रैंक आती है। अब आता है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के बारे में। 7 नवंबर 2023 को इंस्टीट बिजनेस स्कूल द्वारा डेस्कॉर्टिस इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर जेनेवा एवं ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 को जारी किया गया। यह सूचकांक का 10वां संस्करण है, जिसमें 134 देश शामिल हैं, जिसमें 5 स्थानों पर स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड का स्थान आता है और अंतिम 5 स्थानों में चाड, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इथियोपिया, मोजाम्बिक और अंगोला का स्थान आता है। अब आता है इसके संदर्भ में, अब आता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 के बारे में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। 25 अक्टूबर 2023 को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 जारी किया गया और इस सूचकांक में विश्व के 142 क्षेत्र या क्षेत्राधिकार देशों के कानून के शासन का मूल्यांकन किया जाता है। सूचकांक में शामिल 3 देश आते हैं, जिसमें पहले नंबर पर डेनमार्क, दूसरे में नॉर्वे और तीसरे पर फिनलैंड का स्थान आता है। फिर आता है आपका कि इसमें भारत का स्थान कितना है, तो भारत का इसमें 79वां स्थान है, जो कि 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल का 71वां, श्रीलंका का 77वां और भारत का 79वां, जो कि तीसरा स्थान इसके अंतर्गत एशियाई देशों में रखता है। अब आता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 के बारे में। नवंबर 2023 में चैरिटेज एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यह उदारता से संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। इससे संबंधित तथ्यों को देखें तो WGI 2023 में विश्व के 142 देशों को शामिल किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश बन गया और भारत के 43वें स्थान को हासिल किया हुआ है। और वर्ष 2023 की रैंकिंग के अनुसार अंतिम 4 देशों में पोलैंड, क्रोएशिया, यमन और जापान का स्थान आता है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड जो भी इसके 3 और CDE वाले टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।